हेलो दोस्तों, आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण प्रश्न शोक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था, को सीखेंगे। शोक थेरेपी का अर्थ साम्यवाद के पतन के पश्चात पूर्व सोवियत संघ, क्योंकि पूर्व यहाँ पे शोक थेरेपी मतलब साम्यवाद का पतन हो चुका था, तो कि साम्यवाद के पतन के पश्चात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर से संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शोक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। परंतु साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण के शोक थेरेपी के तरीकों को सबसे अच्छा तरीका नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एकदम से सभी प्रकार के पूंजीवादी सुधारों को लागू करने से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो गई। यानी कि अगर एक इंसान से आप ज़्यादा काम करवाओगे तो वो क्या होगा, बिगड़ जाएगी ना उसकी तबीयत वगैरह। तो हम बोल सकते हैं कि हम उस शो इस पे क्या कि पूरा का पूरा दबाव डाल दिया और सारे जितने भी उन्होंने जो दायरे बनाए थे वो सब इन्हीं के ऊपर थोप दिया, तो ये जितना फायदा होना था उससे ज़्यादा इसको नुकसान हो गया। सबसे बेहतर उपाय यह होता है कि पूंजीवादी सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किए जाने चाहिए थे। एकदम समस्त प्रकार के परिवर्तनों को लादने में सोवियत संघ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, अतः ऐसे परिवर्तनों को जनता पर थोपकर उन्हें आघात देना उचित नहीं था। बस यही है कि शॉक थेरेपी जो होती थी कि एकदम से ही बीमारी आते ही उसका के ऊपर डायरेक्ट ही सारे प्रकार के उपचार डाल दिए, जिससे क्या होगा कि शॉक थेरेपी का उल्टा प्रभाव दिखा लोगों पर। अब आपका अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। तो गोर्बाचेव निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। पहला, सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता चला गया तथा संपूर्ण व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई, क्योंकि गोर्बाचेव जो था वो क्या एक नौकरशाही का प्रभाव उस पर बढ़ता गया था और वह संपूर्ण व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंस गई थी। फिर सोवियत प्रणाली के सत्तावादी हो जाने के कारण लोगों का जीवन कठिन होता चला गया, क्योंकि उस टाइम पे कौन आ गया था, तो सोवियत प्रणाली जो वो सत्ता में आ गई थी। फिर सोवियत संघ में लोकतंत्र एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी, जिसमें सुधार की आवश्यकता थी। यानी कि अगर आप स्वतंत्रता के हिसाब से अगर बोलने अभिव्यक्ति का आपको अधिकार ही नहीं है, विचारों को प्रकट करने का अधिकार ही नहीं है, तो आप एक तरह से अच्छे काम को करने वाले होते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता थी। सोवियत संघ में एक दल साम्यवादी दल का शासन था। इस दल का सभी संस्थाओं पर अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। यद्यपि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता व प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे रह गया, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और खाद्यान्नों का आयात बढ़ता चला गया। तो हम बोलेंगे कि गोर्बाचेव की जो सोवियत संघ की नीति थी वो एक तरह से बाध्यता के रूप में ही सामने आई। अब यहाँ पे भी आपके कुछ लघुत्तरीय अतिलघुत्तरीय यानी 2 नंबर के प्रश्न दिए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन से आर्थिक अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लोस्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका नामक आर्थिक अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की थी। आपका पहला प्रश्न क्या है कि जो इसका आंसर क्या है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो ने ग्लोस्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका नामक आर्थिक व्यवस्था प्रस्तावित की थी। एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय का क्या कारण था। तो एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय का कारण सोवियत संघ का विघटन था, क्योंकि एक ध्रुवीय यानी इसलिए दो चैप्टर के नाम ही है कि दो ध्रुवीयताओं का अंत कैसे हुआ। तो एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय का क्या कारण हुआ, एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय का कारण सोवियत संघ का विघटन था। भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का क्या उद्देश्य था। तो भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का उद्देश्य आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना था। पूर्वी अवलोकन क्या था कि भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का उद्देश्य आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना था। सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति किस प्रकार की हो गई। तो सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति एक ध्रुवीय हो गई। दो ध्रुवीय देश कौन कौन से। तो दो ध्रुवीय देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ था, यूएसए और सोवियत संघ। बर्लिन की दीवार कब बनी थी ये भी पूछा जाता है। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी और कितनी मीटर लंबी थी, मैंने आपको पिछले ऑब्जेक्टिव में बता दिया था, 150 मीटर लंबी थी। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई। तो बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई थी।
1961 में बनी थी और 1990 को तोड़ी गई थी। सोवियत प्रणाली क्या थी? तो 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात साम्यवादी विचारधारा के अधीन समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना की गई। इसलिए सोवियत प्रणाली क्या है कि 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात साम्यवादी विचारधारा के अधीन समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना की गई। सोवियत प्रणाली की दो विशेषताएं। तो सोवियत प्रणाली की दो, क्या बोला है? सोवियत प्रणाली की दो विशेषताएं। ठीक है, तो सोवियत प्रणाली की दो विशेषता क्या थी? सोवियत प्रणाली की दो विशेषताएं। सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी और सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था, यानी कि स्वतंत्र रूप से कोई भी संपत्ति का अधिकार किसी के पास नहीं था। और फिर आता है कि सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के दो कारण लिखिए। तो सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के कारण है, इनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जैसे खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी उत्पाद मौजूद थे। और सोवियत संघ का घरेलू उत्पाद उद्योग भी उन्नत था और पेन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन होता था। अब हम सोवियत प्रणाली की दो खामियां पढ़ेंगे। सोवियत प्रणाली की दो खामियां कौन कौन सी थी? तो लोगों को शासन की गलतियों पर प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि लोगों को शासन की गलतियों पर प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी और आम जनता का जीवन कठिन था, जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छे स्तर का जीवन यापन करते थे। ठीक है, और सोवियत संघ के विघटन के दो कारण, कि सोवियत संघ के विघटन के दो कारण है। पहला, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि वहाँ पर अभिव्यक्ति नहीं मिली थी। फिर राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियाँ, यानी कि आपसी मतभेद के कारण वो आपस में ही लड़ते लड़ते कमजोर हो चुके थे। फिर शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी की बात करते हैं। शॉक थेरेपी क्या थी? तो शॉक थेरेपी रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर एक संक्रमण का एक खास मॉडल बनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी क्या था? कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल बनाया गया और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी के दो परिणाम लिखिए। शॉक थेरेपी के परिणाम, एक, असमानता में वृद्धि हुई, दूसरा, रूसी मुद्रा यानी कि रूबल में गिरावट। अगर आपसे पूछा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रूसी मुद्रा क्या है, तो हम बोलेंगे रूबल। तो कि रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई और असंतोष की भावना का विकास हुआ। ठीक है, अब लेनिन कौन था? लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? तो बर्लिन की दीवार कहाँ थी? जर्मनी में। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक मानी जाती थी। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में क्या करती थी? विभाजन का प्रतीक मानी जाती थी। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया था, यानी कि जो सोवियत संघ था इसके ऊपर जो कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया था और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त था। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। साथ ही चुनाव का कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे सरकार का जनाधार खिसकता जा रहा था और सोवियत संघ के पतन का कारण बना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस नेता का लोकतंत्र टूट जाता है वो नेता एक तरह से निचले स्तर पर आ जाता है। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में लोगों को ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। क्योंकि अगर आप लोगों को उम्मीद से ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे तो लोग उस चीज़ की कदर नहीं करेंगे और वो फ्री का खाने के लिए, फ्री के लिए ही वो सब कुछ करेंगे। तो गोर्बाचेव द्वारा क्या किया गया? सुधार, जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में लागू को ढील दी गई तो लोगों की आकांक्षाओं को ऐसा जोर उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। धीरे धीरे खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा। अब राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार।
रूस और बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक बाधित रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपनी राज्य व्यवस्था यानी राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी जो कमजोरियां थी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक बाधित रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपनी राज्य व्यवस्था को संदेह की नज़र से देखने लगी थी। फलस्वरूप यह स्थिति सोवियत संघ के पतन का कारण बनी। अब आता है संसाधनों का अधिकांश आय परमाणु हथियारों पर व्यय। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आने के पीछे एक कारण स्पष्ट है कि संसाधनों के आय का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर व्यय कर दिया गया। यानी कि अगर आपको हथियारों की आवश्यकता नहीं है या किसी चीज़ की या वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो आप बिना फालतू का उस पर खर्च क्यों करें। और सोवियत संघ ने यही गलती कर दी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आने के पीछे एक कारण स्पष्ट है कि संसाधनों के आय का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर व्यय कर दिया गया। साथ ही उसने अपने अधिकांश संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने देशों पर खर्च कर दिए ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे। अर्थव्यवस्था का यह गतिरोध आगे चलकर इसके विभाजन का कारण बना। इसका अंतिम है औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना। औद्योगिकरण के विरोध के कारण सोवियत संघ में विज्ञान और तकनीकी का विकास नहीं हो पाया और कृषि के द्वारा देश का उस गति से विकास नहीं हो पाया जैसा कि पश्चिमी देशों में हुआ। इससे लोगों को मनोवैज्ञानिक धक्का लगा जो सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण था। तो अगर अंतिम माना तो हम ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना। क्योंकि अगर जिस जिस देश या भूभाग का औद्योगिकरण स्तर कमज़ोर होगा वो नए आयाम तैयार नहीं कर सकता, यानी कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकता, कुछ नया सोच नहीं सकता। इसलिए सबसे जो मेन हिस्सा होता है वो औद्योगिकीकरण के द्वारा ही उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना। औद्योगिकरण के विरोध के कारण सोवियत संघ में विज्ञान और तकनीकी का विकास नहीं हो पाया और कृषि के द्वारा देश का उस गति से विकास नहीं हो पाया जैसा कि पश्चिमी देशों में हुआ। इससे लोगों को मनोवैज्ञानिक धक्का लगा जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।